सिंधु घाटी सभ्यता के बाद द्वितीय नगरीकरण हमें कहां देखने को मिलता है? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहां आपका ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व को राजनैतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कौन सा काल कहलाता है? तो यह महाजनपद का काल कहलाता है। समझ में आ रही है बातें? अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व को देखा जाए तो यह द्वितीय नगरीकरण का काल था। प्रथम नगरीकरण का काल कौन था? तो आपको कहना है सिंधु घाटी सभ्यता। और द्वितीय नगरीकरण का काल कौन था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगर हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व को राजनैतिक दृष्टि से देखें तो यह महाजनपद काल कहलाता है। यह महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? जी हाँ। अगर इसे आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कृषि, उद्योग, व्यापार के क्रांति का काल था। अगर हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व को आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह कृषि, उद्योग, व्यापार के क्रांति का काल था। किसका काल था भैया? क्रांति का काल था। और कौन सी क्रांति? कृषि में क्रांति, उद्योग में क्रांति और व्यापार में क्रांति का काल था। समझ में आ गई इतनी बात? और आप देखोगे पहली बार यहां पर सिक्कों के माध्यम से, सिक्कों, पैसा, चिल्लर जो आप अपने जेब से निकालते हो ना, चिल्लर, तो सिक्कों के माध्यम से यहां विनिमय प्रणाली देखने को मिल रही है। किसके माध्यम से भैया? सिक्कों के माध्यम से। जैसे आप पैसा देते हो और कोई वस्तु खरीदते हो, उसी माध्यम से यहां पहली बार, है ना? तो आप छठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में जितनी भी बातें देखोगे उनमें से काफी सारी बातें आपको पहली बार दिखेंगी, सर्वप्रथम बार दिखेंगी। लेकिन नगरीकरण के दृष्टि से देखोगे तो द्वितीय आएगा, लोहे के दृष्टि से देखोगे तो सेकंड ही आएगा, है ना? तो पहली बार यहां सिक्कों के माध्यम से, किसके माध्यम से भैया? सिक्कों के माध्यम से हमें विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? आप बहुत जगह पढ़ते होंगे, आपको केवल फैक्ट फैक्ट रटा दिया जाता है, आपको पूरा अच्छी तरीका से नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर आप इस दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये वाला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जरूरी था, इसको आप नोट कर लेना, इसको याद कर लेना। उसके बाद आप चाहो तो ये वाला फैक्ट भी नोट कर सकते हो, ये वाला फैक्ट भी आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। यह भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। और आप देखोगे द्वितीय लौह युग का काल था ये, छठी शताब्दी ईसा पूर्व सेकंड लौह युग का काल था, सेकंड लौह युग था। तो पहला लौह युग कौन था? आप उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो सर्वप्रथम वहां लोहे का विचार देखने को मिलता है, लोहे का कॉन्सेप्ट आता है। और सेकंड बार लौह युग कौन सा होता है? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व होता है। अब यहां पर जानो आप कि लोहे का जो हल होता है, आपने पीछे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का यूज तो हो रहा है, लोहे का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन लोहे का उपयोग कृषि कार्य हेतु नहीं हो रहा था। लोहे का उपयोग कृषि कार्य हेतु उस समय पर नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर आपको कृषि कार्य हेतु लोहे का प्रयोग देखने को मिलेगा। और जब लोहे का प्रयोग कृषि कार्य हेतु होने लगेगा तो यह क्या करेगा? कृषि में उन्नत करेगा, कृषि में क्रांति होगी, खेती में क्रांति होगी। और जब खेती में क्रांति होगी तो उद्योग में अपने आप ही क्रांति हो जाएगी। और जब कृषि और उद्योग में क्रांति होगी तो भैया व्यापार में ऑटोमेटिक क्रांति आ जाएगी। तो देखो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए इसे द्वितीय लौह युग के रूप में भी जाना जाता है। किसको? छठी शताब्दी ईसा पूर्व को। और सर्वप्रथम बार कृषि कार्य हेतु लोहे का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है। यह वाला फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए। और लोहे के संदर्भ में प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहां पर जो दो बड़े बदलाव आपको देखने को मिलते हैं,
आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उठा के आप अपना पेपर देख लो, पीसीएस वाले, यूपीएससी वाले, आरओ वाले, तमाम वनडे एग्जाम वाले। यहाँ पर जो दो बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, एक पहला बदलाव होता है लोहे का प्रयोग और दूसरा बदलाव होता है धान की रोपाई। इसके पहले धान की रोपाई नहीं होती थी, उसे छींट कर जो है उगाया जाता था। अब उसके पौधों को पहले छींट कर उगाया जाता है, फिर उसे उखाड़ कर अलग से लगाया जाता है, जैसे आज आप देखते हैं वर्तमान में। तो दो बड़े बदलाव जो इस समय पर होते हैं वो यही होते हैं। तो इसलिए यह फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। तो पहला बदलाव ये हो गया, दूसरा बदलाव ये हो गया, है ना। ये दूसरा बदलाव हो गया, ये पहला वाला हो गया। तो आप देखोगे सर्वप्रथम यही वह काल है जहां आपको आम और धान की रोपाई की शुरुआत देखने को मिलेगी। आम और धान की रोपाई, तो दो बड़े बदलाव जो होते हैं वो ये होता है और धान की रोपाई होती है। तो सर्वप्रथम यहां पर आपको धान के रोपाई की शुरुआत देखने को मिलेगी और यही दो बड़े बदलाव इसको जो है महत्वपूर्ण बनाते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? और ये धान की रोपाई वाला भी आपके लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये भी फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ये भी फैक्ट आपको रटा होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? तो मैं सारी चीजों को बताते चल रहा हूं, कहां पर आपको ध्यान देना है, कहां पर ध्यान नहीं देना है। समझ में आ रही बात? कहां पर ध्यान देना है और कहां पर ध्यान नहीं देना है, तो सारी बातों को मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर जो चर्चाएं हो रही हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व को सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, अगर इस छठी शताब्दी ईसा पूर्व को सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह धार्मिक सुधार आंदोलन का काल था। अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व को देखा जाए तो यह धार्मिक सुधार आंदोलन का काल था। वो भी किस दृष्टि से देखा जाए? तो सांस्कृतिक दृष्टि से। यहां आपको वेदांग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेदांग देखने को मिलेगा। यहां आपको 62 संप्रदाय देखने को मिलेगा। फिर यहां पर आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा, है ना। यहां पर आपको जैन धर्म देखने को मिलेगा। यहां पर आप चारवाक दर्शन को पढ़ोगे। यहीं पर आप अन्य कई सारी चीजों को पढ़ोगे, है ना। तो ये वाली चीज अभी मत उतारना, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये तो बस केवल समझाने के लिए था, असली बात ये आपके लिए जरूरी थी। तो यहाँ पर आपको काफी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें अभी मैं आगे और भी विस्तार से बताऊंगा। इन सब चीजों को एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा और आप सारी बातों को अच्छे से नोट कर लेना, तो आपके लिए हमेशा कल्याण करता रहेगा। और आप अगर सामाजिक दृष्टि से देखोगे, अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व को सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो यहां वर्ण व्यवस्था को एक तरफ तो मजबूती मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे चुनौती भी मिल रही है। चुनौती उसे कौन दे रहा है? तो आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि इत्यादि, है ना। इसी में आप चारवाक, आजीवक वगैरह सबको पढ़ लोगे। तो एक तरफ तो वर्ण व्यवस्था को मजबूती मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे चुनौती भी मिल रही है। ब्राह्मण धर्म के माध्यम से इसे मजबूती मिलेगी और जो ब्राह्मण धर्म के प्रतिद्वंदी हैं, जो उनमें लिखी बातों को नहीं स्वीकार करते बल्कि अपना मत प्रदर्शित करते हैं, अपना मत व्यक्त करते हैं, उनके द्वारा इन्हें चुनौती दी जाएगी। और यहां पर आप देखोगे जो दास प्रथा है, कौन प्रथा भैया? दास प्रथा, वह मजबूत हो जाएगी। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत दास प्रथा आपको मजबूत देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी? मजबूत दिखेगी। और सर्वप्रथम या पहली बार इसी काल में अगर ऋण आपने नहीं चुकाया है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ये दोस्त है, ये क्या है? ये आपका कोई दोस्त है और ये हंसते मुस्कुराते आपके पास आया, हंसते मुस्कुराते आपके पास ऐसे चल के आया और कहा कि भैया हमको क्या दे दो? 100 रुपया दे दो। 100 रुपया रहने दो, उस समय रुपया सिक्का आया हुआ है। चलो ये कह रहा है भैया हमको 100 चिल्लर दे दो।
सौठी सिक्का दे दो, उधार दे दो। ये आया आपके पास, कहा भैया सौठी चिल्लर दे दो, उधार दे दो, और आपने दे दिया। और मान लीजिए इसने चुकाया नहीं, तो आप इसे क्या दे सकते हो, इसे दास बना सकते हो कि अच्छा गधा, तुम हमसे 100 चिल्लर ले गए थे, चलो अब हमार गुलामी करो, अब हम तुमको अपने घरे ले जाएंगे और तुमसे झाड़ू बर्तन करवाएंगे बाबू। तो इसी तरह से आप देखोगे सबसे पहले क्या भैया, सबसे पहले पहली बार अगर आप सर्वप्रथम यही वह काल है जहां पर आप अगर ऋण नहीं चुकाते तो आपको दास बना लिया जाता था, आप दास बन जाते थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में और आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि महाजनपदों की संख्या कितनी है भैया, 16 है। कितनी है, 16। और उन 16 महाजनपदों में जो 15 महाजनपद है वो आपको उत्तर भारत में देखने को मिल जाएगा। 16 महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। अमूमन जो सबसे छोटे एग्जाम है उनमें कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, वनडे एग्जाम से भी जो एकदम गया गुजरा एग्जाम है, कभी कभी वहां पूछ लिया जाता है महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो आपको हिंदी में लिखा हुआ दे देते हैं। वहां कैसा लिखा हुआ दे देते हैं, हिंदी में इस तरह 16। तो आपको तुरंत उसी पे क्लिक करके चले आना है। और फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने महाजनपद आपके उत्तर भारत में है और कितने दक्षिण भारत में है। तो 16 में से जो 15 महाजनपद है वो आपको आपके उत्तर भारत में देखने को मिल जाएगा, और जो एक महाजनपद और है वो आपको दक्षिण भारत में देखने को मिल जाएगा, है ना। 15 आपको उत्तर भारत में देखने को मिल जाएगा। एक अस्मक महाजनपद है, कौन सा महाजनपद है, अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद आपको दक्षिण भारत में देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाएगा यूपीएससी पीसीएस वगैरह में तो यहां से पूछा जाएगा, कौन सा पूछा जाएगा, यहां से पूछा जाएगा। और अमूमन हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो 16 के 16 महाजनपद रटने लगते हैं। एक तरफ से रटना तो छोड़ो, उसके अंदर की भी स्टोरी जानने लगते हैं। अरे भैया सारा का सारा महत्वपूर्ण नहीं है, सारा का सारा जरूरी नहीं है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन उससे ज्यादा आपको हर कदम पर यह पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। और जिस दिन आप ये करना सीख गए उस दिन आप सफल हो जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा, कौन सा ऐसा महाजनपद है जो आपका दक्षिण भारत में है, तो आपको जहां भी अस्मक दिखे वहां तुरंत आप गोलिया के चले आना। ये तो हो गई महाजनपदों की बात भैया। 16 ठो महाजनपद है, 15 उत्तर भारत में है, एक ठो दक्षिण भारत में है। जो दक्षिण भारत में है उसका नाम है अस्मक। और इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है, तो आपको तुरंत बताना है मगध। क्या बताओगे, मगध। किसका नाम लोगे, मगध का नाम लोगे। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि महाजनपदों का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें महाजनपदों का उल्लेख है। तो आपको दो ग्रंथों का नाम याद रखना है, दो ग्रंथों का नाम याद रखना है। और इस बिंदु को भी आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, उतार लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, वहां ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी परीक्षा आप उठा के देखिए, वहां पूछा हुआ आपको मिल जाएगा। तो भैया ये एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्या है, भगवती सूत्र। ये जैन धर्म का ग्रंथ है। इसमें आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। एक आपका पुस्तक है, ये आपकी ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसमें आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आपको यहां से बहुत सारी बातें पता चल गई, बहुत सारी बातें पता चल गई।
और आप हर कदम पर यह सीख रहे हो, यह जान रहे हो कि कौन सा फैक्ट हमारे लिए जरूरी है, कितना हमारे लिए क्या जरूरी है। सारी बातों को आप साथ साथ सीखते चल रहे हो। यही होती है पढ़ने पढ़ाने की असली रणनीति। तो समझ में आ गया। भगवती सूत्र जैन धर्म का साहित्य है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और यही वह ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों के होने का प्रमाण देता है। क्लियर इतनी बात? इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा की कहानी और नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। आगे आप देखो अन्य बिंदु, अन्य कई सारे बिंदु हैं, इनको हमें जान लेना चाहिए। जानना क्या है, कभी कभी आपको ऐसे दे देता है और कहता है क्रम से जमाओ, क्रम से जमाओ। क्या करो भैया? क्रम से जमाओ, क्रम से जमाओ। आपसे ऐसे दे देगा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, महाजनपद को ऊपर रख देगा, फिर उसके बाद जनपद को नीचे कर देगा और जन को जो है बीच में कर देगा। यहां पर एक आध शब्द और दे देगा और कालखंड दे देगा। कहेगा भैया मिलाओ, और मिलाने के बाद फिर कह देगा कूट, कूट की सहायता से मिलाओ। तब क्या करोगे? तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ऋग वैदिक काल में हमें जन का विचार देखने को मिलता है, और उत्तर वैदिक काल में हमें वही जन जनपद में बदलता हुआ दिखाई देगा, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वही जनपद महाजनपद का रूप धारण कर लेगा। किसका रूप धारण कर लेगा? महाजनपद का रूप धारण कर लेगा, है ना। फिर आगे इसी से राज्य बनेगा, राज्य से फिर साम्राज्य बनेगा, साम्राज्य से फिर महासाम्राज्य बनेगा, है ना। तो आगे यही रूप परिवर्तित होता हुआ चलेगा। तो अब तक हमने इन 3 बातों को पढ़ा, इन 3 कालखंडों को हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इन तीनों को इकट्ठा जान ले रहे हैं। अगर मैं पीछे इसके बारे में बताता तो शायद आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती, हालांकि इन दोनों के बारे में मैं बता चुका हूं। लेकिन यहां पर बताने का यही मकसद था कि आपको एक ही जगह पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाए। तो आप समझ गए, ऋग वैदिक काल में जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विचार देखने को मिलता है। आगे बढ़ो। मृदभांड। जब मृदभांड का विकल्प आया था तो मैंने आपको कहा था कि सारे के सारे जितने भी मृदभांड हैं वो मैं आपको एक ही जगह पर पढ़ा दूंगा। क्या कहा था मैंने? एक ही जगह पर सारी की सारी बातों को मैं पढ़ा दूंगा मृदभांड से जुड़ी, और लोहे से जुड़ी जितनी बातें थी मैं पीछे बताता हुआ आ रहा हूं। इसी तरह से जब सिक्कों का बारी आएगा, किसका? सिक्कों का। अभी पीछे सिक्कों का बारी आया था, मैंने थोड़ा सा ही बताया था क्योंकि वहां आपको उतना ही जानना था। जब सिक्कों का बारी आएगा इकट्ठा करके सारी चीजों को बता दूंगा। और हाँ, अभी यहाँ बहुत सारी बातें छूट रही होंगी तो उन्हें मैं आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से बताऊंगा। उन्हें मैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है उसके माध्यम से बताऊंगा, और आपको आंसर राइटिंग के माध्यम से बताऊंगा, वो भी आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से। तो आप ऐसा मत मानिए कि कुछ छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है, एक भी चीज नहीं छूट रहा है। सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, सारी चीजों को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, तो आइए जान लेते हैं मृदभांड के बारे में। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? मृदभांड कहते हैं। अब मृदभांडों के बारे में सारी जानकारी आइए देखते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि मध्य पाषाण काल में इक्का दुक्का मृदभांड देखने को मिलता है। हमारे बहुत सारे विद्वान हैं, झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं आपस में, तमाम फैक्ट को जो है उन्होंने कंफ्यूजन में रख दिया है, क्लियर ही नहीं किया है कि सही है कि का है, कतना है, कौनो क्लियर ना है।
और एनसीईआरटी जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारी तिथियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्लियर नहीं बता सकते। जैसे कौन सा आदमी सबसे पहली बार चाय पिया होगा, या धर्म को मानना किस दिन से शुरू किया होगा, किस तारीख से शुरू किया होगा। तो ऐसी चीजें हम क्लियर नहीं बता सकते। ये तो भैया कोनो एक दो दिन का तो बात है नहीं, लंबा अरसा लगा होगा, लंबा समय लगा होगा, तब जाके ये सारी चीजें अमल में आई होंगी, अस्तित्व में आई होंगी, है ना। तो ऐसी तिथियों के बारे में हम क्लियर नहीं बता सकते। तो इसीलिए हमारे कई सारे विद्वान, हमारे कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि मृदभांड बनना मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ हमें इक्का दुक्का ही प्रमाण देखने को मिलता है। क्या भैया? इक्का दुक्का ही प्रमाण देखने को मिलता है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए, अच्छी तरह से देखा जाए, तो सर्वप्रथम यहां आप लिख सकते हो, सर्वप्रथम पाषाण काल में मृदभांड बनना आरंभ हुए, है ना। अगर अच्छी तरह से प्रामाणिक रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हमें मृदभांड बनना शुरू होता हुआ दिखाई देता है। और इसका प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ कहां है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। समझ में आ गई बात? सर्वप्रथम नवपाषाण काल से मृदभांड बनना आरंभ होता है और इसका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ कहां है? तो बलूचिस्तान में है। लेकिन नवपाषाण काल का या मेहरगढ़ का अगर आप आरंभिक दौर देखोगे तो आरंभिक दौर मृदभांड रहित था। नवपाषाण काल ये है, क्या है? ये है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ये समझ लीजिए नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल को हम 3 भागों में बांट ले रहे हैं। इसका शुरुआती भाग देखोगे, नवपाषाण काल का शुरुआती दौर देखोगे तो मृदभांड नहीं बन रहे थे, मृदभांड नहीं बन रहे थे। फिर नवपाषाण काल का मध्यवर्ती भाग देखोगे तो यहां पर मृदभांड बनना आरंभ होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आप देखोगे, अंत तक आप देखोगे तो यहां पर चाक से मृदभांड बनने लगे थे, चाक निर्मित मृदभांड बनने लगते थे, है ना। चाक वही होता है जो आप कुम्हार भाई को देखते हो, ऐसे एक चक्का होता है और चक्का को ऐसे नचाते हैं और नचाने के बाद उसी पर ऐसे बनाते हैं। समझ गए? समझ गए? तो आपको पता चल गया नवपाषाण काल के शुरुआती दौर में मृदभांड नहीं बन रहे थे, लेकिन मध्यवर्ती भाग में मृदभांड बनना आरंभ हुआ और जैसे जैसे उसका अंत आता गया, है ना, यानी कि नवपाषाण काल के आखिर तक क्या हुआ बाबू? मृदभांड बनना आरंभ हुआ, वो भी चाक पर। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है। आप इसे नवपाषाण काल या मेहरगढ़ के संदर्भ में भी देख सकते हो कि नवपाषाण काल का जो आरंभिक दौर था, आरंभिक काल था, उसमें मृदभांड नहीं था, लेकिन उसके बाद मृदभांड बनना आरंभ हो जाता है और इसके जस्ट अगले चरण में चाक द्वारा निर्मित, चाक पर निर्मित मृदभांड बनने लगता है, चाक पर मृदभांड बनने लगता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये सारी बातें अगर आपके पास समय रहे तो लिख भी सकते हो। तो इतनी बात समझ में आ गई, है ना, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, इस सभ्यता से संबंधित कौन सा मृदभांड था? तो आपको बताना है कि जो लाल रंग का बर्तन होता था उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। समझ लीजिए ये लाल रंग का कौनो बर्तन है, ये हम का किए भैया काला से बना दिए, तो इसको काला नहीं करना है, इसको करना है लाल लाल। ये हम कर दिए इसको लाल। ये लाल रंग का बर्तन है ना, लाल रंग का बर्तन है और इस पर हम करिया रंग से क्या कर देते हैं भैया? चित्रकारी कर देते हैं। आपके दोस्तों को यहाँ बना देते हैं, है ना, आपके दोस्तों को यहाँ बना देते हैं। तो जो
सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड था वो लाल रंग का बर्तन होता था, उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी और हम यहाँ पर चित्रकारी भी कर दिए भैया। आगे देखो, ताम्रपाषाण काल या ऋग्वैदिक काल का कौन सा मृदभांड था? तो आपको देखने को मिलेगा गेरुआ वर्णी। कौन सा? गेरुआ वर्णी। और आप अगर गांव वगैरह से हैं तो आप गेरू के बारे में जानते ही होंगे। एक प्रकार की मिट्टी टाइप की होती है और उसी से जो है घर वगैरह की लिपाई भी की जाती है, बर्तन वगैरह की पुताई भी की जाती है। तो ताम्रपाषाण काल या ऋग्वैदिक काल का मृदभांड अगर आप देखोगे तो गेरुआ वर्णी मृदभांड था, जिसे ओसीपी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओसीपी के नाम से भी जाना जाता है। फिर वहीं हम देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल का मृदभांड। और यहां पर आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला मृदभांड याद रखना है, ये वाला याद रखना है, प्राय यही पूछा जाता है। और फिर उसके बाद अगर आप कोई याद रखना चाहो तो ये वाला याद रख सकते हो, चित्रित धूसर पात्र या चित्रित धूसर मृदभांड। ये उत्तर वैदिक काल का मृदभांड है, इसे PGW के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? PGW के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये दोनों याद रख सकते हो। फिर अगर छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मृदभांड को देखा जाए तो ये मृदभांड था उत्तरी काले चमकदार, जिसे NBPW के नाम से जाना जाता है। अब मृदभांड आपको पता ही है पुरातात्विक के अंतर्गत आता है, तो आप तुरंत यहां सवाल कर सकते हो कि सर जी क्या इसके बाद मृदभांड नहीं मिले थे? तो भैया इसके बाद तो अथाह मृदभांड मिले थे, भर भर के मृदभांड मिले थे। लेकिन हम मृदभांडों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इस कालखंड को जानने के लिए, इस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए। लेकिन इसके बाद से आप देखोगे या यहीं से आप देखोगे तो इतने एडवांस स्रोत हमें मिल रहे हैं कि हमें और किसी चीज की अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम उस कालखंड को जान लेते थे क्योंकि लिखित स्रोत भी हमें प्राप्त होने लगे हैं, है ना, साहित्यिक स्रोत भी हमें प्राप्त होने लगे हैं। तो हमें इन सब चीजों की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? नहीं आवश्यकता पड़ेगी। तो इस यही तक हमें मृदभांडों के बारे में जानना है। आगे अभी आप अभिलेख वगैरह के बारे में भी पढ़ोगे तो हमें इतना एडवांस लेवल का स्रोत मिल रहा है, तो हम का जरूरत है भाई इन सब चीजों का अध्ययन करें? नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको बस यहीं तक का जानना है। मगध महाजनपद का विस्तार अगर देखा जाए तो मगध के अंतर्गत कुल 3 राजवंशों ने शासन किया या कुल 3 राजवंशों का विकास हुआ, जिसमें से पहला आपका हर्यक या हिरण्यक या हिरण्यक, कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत पालना। और जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। तो हिरण्यक वंश के अंतर्गत आप देखोगे इसमें बिंबिसार आपको दिखेगा और अजात शत्रु दिखेगा सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में। और ये जो बिंबिसार होता है ये अंग को, और जो अजात शत्रु होता है ये कौशल को जीत लेता है, कौशल को विजित कर लेता है। तो आपको पता चल गया ना कि मगध के अंतर्गत कुल 3 राजवंश हुए, कुल 3 राजवंशों का विकास हुआ। पहला राजवंश आपका हिरण्यक वंश हो जाएगा। हिरण्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार और अजातशत्रु नामक 2 शक्तिशाली शासक होते हैं, जिन्होंने अंग और कौशल तक अपना साम्राज्य विस्तार किया, उन सबको विजित कर लिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही वे रहने वाला है कि उन्होंने कहां से कहां तक विजित किया। आपसे ऐसे दे दिया जाएगा वंश और वंश से संबंधित शासक, इतनी बात हो गई। और फिर उसके बाद शासक दे दिया जाएगा और उनके द्वारा जीता हुआ क्षेत्र दे दिया जाएगा और कहेगा कि इन्हें सही क्रम में जमाओ या इन्हें सही तरीके से मिलाओ, ऊंट की सहायता से मिलाओ। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसी फॉर्मेट को मैंने यहाँ पर अपनाया है, उसी को मैंने यहाँ रखा है। क्लियर इतनी बात? फिर हमारा दूसरा राजवंश आ जाता है शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। और इसमें आप एक राजा देखोगे शिशुनाग। कौन सा राजा मिलेगा? शिशुनाग। शिशुनाग द्वारा अवंती को जीता जाता है। कौन भैया? अवंती को विजित किया जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर नंद वंश आता है। नंद वंश के टाइम पर आप देखोगे साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक होता है।
नंद वंश के टाइम पर जो साम्राज्य का विस्तार है वो सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। यहां तक कि आप देखोगे पूर्वी पंजाब से उड़ीसा तक, पूर्वी पंजाब से उड़ीसा तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसका सर्वप्रमुख, अगर इसके अंतर्गत सर्वप्रमुख राजा को देखा जाएगा तो यहां आ जाएगा महापद्मनंदा। क्या आ जाएगा? महापद्मनंद। और इसके अंतिम राजा की अगर बात की जाए, जिसके बारे में अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपसे पूछा था, तो घनानंद हो जाएगा। और इसी घनानंद को मारपीट के, कहानी तो आप जानते ही हैं, है ना, चाणक्य को ये भगा देता है ना, अपमानित कर देता है, फिर चाणक्य इससे बदला लेता है। तो आप कहानी वगैरह देखे होंगे, सीरियल वगैरह देखे होंगे। तो आपसे कभी कभी वनडे एग्जाम वगैरह में, और कभी कभी जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ है, या आपका ये यूपीपीएससी वाला आरओ है, वहां ऐसे फैक्ट उठा के दे दिया जाता है ना, आपसे वंश दे दिया जाता है और अंतिम राजा पूछ लिया जाता है। तो ये आप समझ सकते हो कि नंद वंश का अंतिम राजा घना नंद होता है। क्या इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे, महाजनपद और उनकी राजधानियां। देखिए, अगर आप यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 16 के 16 के बारे में नहीं जानना है, ये बातें मैंने पीछे भी बता दिया था। लेकिन हाँ, आप अगर चाहो तो 16 जो महाजनपद हैं यूपीएससी वाले के लिए, जितना मैं ये पीपीटी तैयार हुआ है केवल उतना फॉलो करेंगे। जो यूपीएससी वाले हमारे साथी हैं वो जो पीपीटी लगा है उसको फॉलो करेंगे, यहां तक कि पीसीएस वाले जो हैं वो पीपीटी को फॉलो करेंगे। लेकिन आप अगर आरओ चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला हो चाहे पीएससी वाला, या आप वनडे एग्जाम से हैं, तो आप क्या करना, 16 महाजनपद आपको याद करना है। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद है ना। 16 महाजनपदों के नाम एक बार याद कर लेना, एक तरफ नाम लिख लेना और एक तरफ उनकी राजधानी, राजधानी और उनकी वर्तमान अवस्थिति कहाँ है, वर्तमान अवस्थिति। तो आप देखोगे चाहे आरओ हो गया है ना, यहां कुल आप देखोगे तो नाम, महाजनपदों के नाम और राजधानी ऐसे दे देता है और कहता है जमाओ इन्हें, या नाम दे देता है और वर्तमान में उसका लोकेशन कहाँ है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन दे देता है। तो जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे साथी हैं, वो इसको भी ध्यान रखे रहेंगे, खासकर जो वनडे वाले हैं, जो आरओ वाले हैं, है ना, तो वो इस तरह से ध्यान दिए रहेंगे। लेकिन जो यूपीएससी पीसीएस वाले हैं वो 2-4 नाम जरूर याद रखेंगे। जैसे मगध हो गया, मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, उसके बाद राजगिरी थी। यानी कि एक टाइम पर जैसे आप देखोगे पहले हमारे भारत देश की राजधानी क्या थी, फिर क्या से क्या हो गई, है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो उसी प्रकार से 2 राजधानी हो सकती है ना, तो हो सकती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद वत्स हो गया, वत्स की राजधानी कहाँ है, कौसंबी है। फिर कौशल, कौशल की श्रावस्ती, अवंती की उज्जैनी, है ना। तो इतना आप जान लेते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और आप चाहो तो एक आध दो और याद रख सकते हो, लेकिन इतना बहुत है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा कि महाजनपद और उनकी राजधानी क्या थी या उनका वर्तमान लोकेशन क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आशा करता हूं इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। वेदांग। अब आइए वेदांग के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वेदांग यानी कि वेदों का अंग। तो वेदांग के बारे में आइए जान लेते हैं। जो हमारे यूपीएससी वाले हैं, पीसीएस वाले हैं और यहाँ तक कि आरओ वाले हैं, चाहे पीसीएस वाले चाहे इलाहाबाद, चाहे पीएससी वाले चाहे इलाहाबाद वाले, तो उनको क्या करना है, इनका 6 जो नाम है ये याद रखना है। और जो वनडे एग्जाम वगैरह वाले हैं वो इनसे संबंधित कुछ और बातें भी रख सकते हैं याद। और आप चाहो तो जितनी बातें मैं लाया हूं उतना याद कर सकते हो, ताकि आपको भविष्य में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। क्लियर? हाँ। तो वेदांगों के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इनकी संख्या कितनी है। तो आपको तुरंत बताना है, 6 बताना है। जैसे इसमें शिक्षा हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, कल्प हो गया
और दो तीन और हैं। हाँ, कल्प हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, व्याकरण हो गया। तो ये कुल मिला के 6 हैं। तो इनमें से पहला आपका है शिक्षा। शिक्षा में आप देखोगे तो इसका विषय क्या है? सही उच्चारण करना। शिक्षा का विषय क्या है? सही उच्चारण करना। और अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा से संबंधित कोई पुस्तक है क्या, अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा से संबंधित कोई पुस्तक है क्या, तो आपको तुरंत बताना है कि हाँ भैया, प्रतिसाख्य। प्रतिसाख्य जो पुस्तक है वो शिक्षा से संबंधित पुस्तक है। तो आपके पास एक उदाहरण भी आ गया। क्या आ गया? उदाहरण भी आ गया। तो इसी तरीका से आपको सारी चीजों को पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है निरुक्त। निरुक्त, इसका संबंध आप देखोगे तो कठिन शब्दों का अर्थ समझना है ना। इसका विषय अगर आप देखोगे तो जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ समझने के लिए क्या क्या बनाया गया? निरुक्त बनाया गया। और इससे संबंधित ऋषि के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप नाम लेंगे किसका? यास्क का। यास्क या निरुक्त, है ना। तो जो यास्क ऋषि हैं इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? निरुक्त तैयार किया गया था। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इनकी संख्या 6 है और 6 के नाम आपको दे सकता है। और कभी कभी कह देगा, जैसे मान लीजिए उसको 4 विकल्प देना हुआ है ना, तो वो दे देगा शिक्षा दे देगा, है ना, शिक्षा दे देगा, व्याकरण दे देगा, निरुक्त दे देगा, और आपका दे देगा उपनिषद। क्या दे देगा? उपनिषद। और कहेगा कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। क्या कहेगा? कहेगा इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो आपको कहना है उपनिषद। उपनिषद वेदांग नहीं है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर इतनी बात? क्लियर। तो निरुक्त से संबंधित अगर आप ऋषि के बारे में जानना होगा तो क्या कहोगे? यास्क कहोगे। और निरुक्त का विषय क्या होता है? तो कठिन शब्दों का अर्थ समझना होता है। अगर आपसे पूछा जाए निरुक्त से संबंधित कोई पुस्तक बताओ तो आपको कहना है निघंटू चूड़ामणि। क्या कहोगे? निघंटू चूड़ामणि। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे देखो, व्याकरण। व्याकरण का अर्थ आप जानते ही हैं। व्याकरण का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो इससे संबंधित एक पुस्तक आप याद रख लो। वो क्या है? पाणिनि की पुस्तक। पाणिनि ने क्या लिखा व्याकरण से संबंधित पुस्तक में? तो अष्टाध्यायी लिखा। क्या लिखा? अष्टाध्यायी। और ये जो अष्टाध्यायी है ये 8 अध्यायों में विभक्त है ना। कितने अध्यायों में? 8 अध्यायों में बटी हुई है। तो आपको पता चल गया व्याकरण से संबंधित पुस्तक कौन सी है? पाणिनि की है। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी कितने अध्यायों में बटी हुई है? तो आपको कहना है 8 अध्यायों में बटी हुई है। और आप पेपर उठा के देख लो, ये वाला क्वेश्चन जो है पाणिनि के ग्रंथ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप चाहे जो भी पेपर उठा के देखो, चाहे जो भी पेपर उठा के देखो, वहां कभी ना कभी तो पूछा ही गया होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको यहीं पर निपटा दिया, यहीं पर शामिल कर लिया। फिर चौथे नंबर पर आपका आता है ज्योतिष, 5वें नंबर पर छंद आता है, और छठे नंबर पर आपको कल्प देखने को मिलेगा, जहां ज्योतिष के प्रतिपादक कौन है? लगध मुनि है। और छंद से संबंधित एक पुस्तक आप याद रख लो, छंद सूत्र। क्या? छंद सूत्र। अब छंद सूक्त के रचयिता कौन है? तो पिंगल मुनि। कौन है? पिंगल मुनि, है ना। तो पिंगल मुनि ने क्या लिखा? छंद सूत्र लिखा, जो कि छंद से संबंधित पुस्तक है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद आपका कल्प आ जाएगा। कल्प के अंतर्गत भी आप देखोगे, जैसे सौत सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया, धर्म सूत्र हो गया। तो इससे भी जो है 3 भागों में बांटेंगे, है ना। जिसे धर्मशास्त्र वगैरह आप पढ़ते हैं तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो हालांकि उन सब के विषय में हमें यहाँ पर उतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरी था, जितना जरूरत था उतना मैं लेकर आया हूँ। बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। फिर आगे आप देखोगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत कई सारे धर्म और संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। क्या आते हैं? कई सारे धर्म और संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास देखोगे तो आपको 62 संप्रदाय उभरते हुए दिखाई देंगे।
कितने भैया? 62 संप्रदाय आपको उभरते हुए दिखेंगे, जिनके बारे में अभी चर्चा आगे लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर इसे मिटा देते हैं, आगे इनकी चर्चा देखेंगे। तो यहाँ हेडिंग है श्रमण धर्म और उनकी विशेषताएं। अब ये श्रमण क्या होता है? श्रमण यानी कि जो वेदों वगैरह में आस्था न रखता हो, वेदों वगैरह में जो कई सारी बातें हैं उनको ना मानता हो, है ना। तो आप देखोगे श्रमण धर्म की विशेषताओं में, तो सबसे पहला आपको यह जानना है कि यह नास्तिक धर्म है और यह वेदों को अपौरुष से नहीं मानता, यानी कि यह कहता है कि वेदों को मनुष्यों ने रचा है। श्रमण के अंतर्गत आपको क्या जानना है? यह नास्तिक धर्म है और यह वेदों को अपौरुष से नहीं मानता है, यानी कि यह कहता है कि वेदों को किसी ईश्वर ने नहीं रचा है बल्कि मनुष्य द्वारा रचा गया है। और साथ ही ये वेदों को प्रमाण भी नहीं मानते और ये कहते हैं कि वेद वगैरह कोई प्रमाण नहीं है। तो ये वेदों को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। और आप देखोगे ये ज्ञान मार्गी धर्म है। कौन सा? ज्ञान मार्गी। जैसे आप वहां कबीर वगैरह को देखोगे, है ना, ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत। तो ये ज्ञान मार्गी एक प्रकार की शाखा है, या आप कह सकते हो ज्ञान मार्गी धर्म है। इनका ज्ञान इनके समझ के आधार पर विकसित हुआ। ये लोग कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान है ये समझ के आधार पर विकसित हुआ और यही परम सत्य है, यही परम ज्ञान है ना कि वेदों के विश्वास के आधार पर। यानी कि ये कहते हैं कि मेरी समझ के आधार पर, मेरी बुद्धि के आधार पर, मेरे विवेक के आधार पर मेरा विकास हुआ, यानी कि हमारे ज्ञान की समझ विकसित हुई, ना कि किसी वेद पुराण वगैरह से, है ना। तो इन सभी चीजों का मतलब यही है। हालांकि दर्शन वगैरह के बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम पड़ जाएगा। आप ऐसे पढ़ते रहो, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। जब हम लोग संस्कृत वगैरह पढ़ते थे तो इन सब के विषय में बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता था, भर भर के पढ़ाया जाता था, मजा भी आता था। उसमें कभी कभी बहुत सारी कहानियां भी आती थी कि एक राक्षस होता था, सारा पानी रोक लेता था, फिर भगवान आते थे उसको मार पीट के भगाते थे, है ना। हालांकि हम सब ये सारी चीजें पढ़े भी हैं, हम लोग पंचतंत्र की कहानियां वगैरह पढ़े हैं पूरा संस्कृत में। काफी मजा आता था पढ़ने में, है ना। आनंदित आनंदित हो जाता था, मन प्रसन्न हो जाता था, खूब मजा आता था। और भाई आप जानते ही हैं कॉलेज वगैरह के दिन, पढ़ाई में ही आनंद है, परम सुख है, परम शांति है ना। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही सर्व धन है ना। तो आगे देखते हैं भैया, आगे क्या बात कही जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है ये वेद की वर्णवादी। अब यहाँ देखो वर्णवादी व्यवस्था, जैसे आप वेदों में देखोगे और वेदों में भी आप कौन सा मंडल देखोगे? तो 10वां मंडल देखोगे, जिसमें एक पुरुष सूक्त का वर्णन है ना, पुरुष सूक्त का। तो उसमें आप देखोगे एक कोई कोई प्रजापति कहता है, कोई कोई ब्रह्मा कहता है, कोई कोई विराट पुरुष कहता है। तो उसके अंगों से, जैसे मुख हो गया, भुजाएं हो गई, है ना, पैर हो गया, और ये जो पेट का भाग है, ये इनसे चारों वर्णों का जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है। तो ऐसा जो श्रमण धर्म वाले हैं वो नहीं मानते। क्या करते हैं भैया? श्रमण धर्म वाले वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। और ये अपनी शिक्षा को किस भाषा में दे रहे हैं? जो आम जनमानस है। जैसे अभी क्या है, आप हिंदी वाले हैं, है ना, हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी मैं चाइनीज बोलूं, अभी मैं जापानी बोलूं, या अभी मैं इंग्लिश में जो है अमेरिका वाला इंग्लिश बोलूं, तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो लोगों तक इनका धर्म पहुंचे, लोगों तक इनकी बातें पहुंचे, इसीलिए ये क्या है, आम जनमानस की भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने संवाद को प्रस्फुटित करते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। आज आपको भी लग रहा होगा कि मैं कहा किस चर्चा में आ गया, मैं कहाँ आ गया, मैं तो दार्शनिक बन गया एकदम से। तो भैया ये सारी चीजें ऐसी ही पढ़ी जाती हैं, ऐसी ही बताई जाती हैं, है ना। समझ में आ गया? जैसे मैं अभी मान लीजिए, आप बहुत सारे लोग अवधि नहीं जानते होंगे। अभी जैसे हमारा क्षेत्र है, हम अगर अवधि में किसी से बात करेंगे गांव वगैरह में, तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। लेकिन
कहीं कहीं कभी कभी खड़ी हिंदी बोलो तब भी उनको समझ में नहीं आती, है ना। तो जिस भाषा में लोग समझ सकें उसी भाषा में ये लोग अपने धर्म का क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, उसी भाषा में संवाद स्थापित कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ लोग होंगे कि जब आपको भौतिकवाद पढ़ाएंगे फिर भी यही सारी बातें बताएंगे, नियतिवाद पढ़ाएंगे फिर से यही सारा कूड़ा करकट बताएंगे, अक्रियावाद पढ़ाएंगे, अनिश्चयवाद बताएंगे, बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, जैन धर्म पढ़ाएंगे, तो बार बार इन्हीं सारी चीजों को फालतू की बात, मतलब फालतू की नहीं कह सकते, आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है, इन्हीं सब चीजों को बार बार बताते हैं। वही तो मैंने कहा भौतिकवादी जैसे हुआ, है ना, भौतिकवादी, तो इसको पढ़ाएंगे तो इसके अंतर्गत फिर यही सारी बातें रिपीट करेंगे, इसको पढ़ाएंगे फिर यही बातें रिपीट करेंगे, इसको पढ़ाए फिर वही बातें रिपीट, बौद्ध जैन अनिश्चयवाद कुछ भी पढ़ाए फिर से वही बातें रिपीट। अब भैया आप अगर सोचो, आप इतना सारा पढ़ लिए, अब इतना सारा पढ़ लिए तो आप समझ गए ना कि सारी चीजों में क्या बताया गया है, श्रमण धर्म के अंतर्गत क्या बताया गया है। अब जैसे आप मान लीजिए क्या पढ़ते हो, पाषाण काल पढ़ते हो, पाषाण काल में बहुत सारे स्थल हैं, तो पाषाण काल की विशेषताओं को हम अलग से पढ़ लेते हैं, उसके स्थलों के बारे में अलग से पढ़ लेते हैं, तो हमारी कहानी और सरल हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग स्थल को पढ़ाएंगे तो स्थलों में भी फिर वही विशेषताएं बता देंगे जो उसके पूरे कालखंड की विशेषताएं हैं, जितने स्थल है उसमें बता देंगे, तो यही हो जाता है बोझा, यही हो जाता है भारी। और यही सब जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि इतिहास बहुत ही बोरिंग विषय है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास से प्यारा, इतिहास से खूबसूरत विषय और कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आप इतिहास को समझ गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, श्रमण धर्म और उनकी विशेषताएं। तो श्रमण धर्म के अंतर्गत जो बहुत सारी बातें थी उनको तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और श्रमण धर्म के अंतर्गत लगभग आपको 62 विचारक या 62 संप्रदाय उभरते हुए दिखाई देंगे, जिनमें से आपके हो जाएंगे भौतिकवादी, नियतिवादी, अक्रियावादी, अनिश्चयवादी, और साथ ही साथ आपके बौद्ध धर्म हो जाएंगे, जैन धर्म हो जाएंगे। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब श्रमण धर्म के अंतर्गत आते हैं। जो पीछे मैंने बातें बताई ये भी नहीं स्वीकार करते, ये भी नहीं स्वीकार करते, लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम स्पेशली वहां पर पढ़ लेंगे कि हाँ भैया इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या समानता है ना, तो अलग अलग पढ़ लेंगे। लेकिन जहां अगर सारा चीज इकट्ठा क्लियर हो रहा है तो इकट्ठा क्लियर कर लेते हैं। तो 62 संप्रदाय के आसपास या 62 विचारक के आसपास श्रमण धर्म के अंतर्गत उभरते हैं, जिनमें से ये कुछ नाम आपको दिख गए। तो आशा करता हूं इतना समझने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आप देखोगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित विभिन्न संप्रदाय। अब उस समय कितने संप्रदाय विकसित होते हैं, उनमें से जो जरूरी है, जितने जरूरी हैं, केवल हम यहाँ पर उन्हीं के बारे में जानेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं को समझेंगे। और मैं पीछे 2-3 बार बता चुका कि इस टाइम पर आपको लगभग 62 संप्रदाय उभरते हुए दिखेंगे श्रमण के अंतर्गत। लेकिन उनमें से हम लोग यहाँ पर 6-7 की ही चर्चा करेंगे, जैसे अक्रियावाद हो गया, अनिश्चय वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक तरफ आपको संप्रदाय दे दिएगा, क्या दे देगा, एक तरफ आपसे संप्रदाय दे देगा आपको, और दूसरी तरफ आपको दे देगा उससे संबंधित संस्थापक या संबंधित व्यक्तित्व। संस्थापक ही मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, है ना। तो संप्रदाय दे देगा और संबंधित व्यक्ति दे देगा। तो जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी फॉर्मेट में मैंने यहां पर इसको जमा दिया, इसको रख दिया। क्लियर इतनी बात। तो एक तरफ आपका संप्रदाय है और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति है, और इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि इनके अंदर की भी स्टोरी हमें जाननी है, तो बहुत सारी की स्टोरी हम पीछे ही जान चुके हैं। लेकिन इनमें से जैसे चारवाक दर्शन हो गया, आजीवक दर्शन हो गया, तो इनके विषय में हम थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे, 2-4 फैक्ट और पढ़ लेंगे, तो इससे और भी आसानी हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर आप देखोगे अक्रियावाद या अक्रियावादी संप्रदाय, इससे संबंधित व्यक्ति आपके पूरन कश्यप हो जाएंगे। फिर उसके बाद अनिश्चयवाद हो जाएगा,
इससे संबंधित व्यक्ति आपके संजय वेट्टली पुत्र हो जाएंगे। फिर यादृच्छायावाद, कहीं कहीं आपको छाया या जो यहाँ पर लिखा गया है इसको हटा के छापे आ की मात्रा लगाया हुआ दिख जाएगा, तो यादृच्छायावाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो पदुक कात्यायन इससे संबंधित व्यक्ति हैं। फिर भौतिकवादी हो जाएगा अजीत केस कंबलीन, इससे संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे। फिर आपका चारवाक दर्शन हो जाएगा। फिर आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति मक्खली गोसाल जी हैं। तो सीक्वेंस यही रहने वाला है क्वेश्चन पूछने का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, जैसे वनडे एग्जाम वगैरह है तो कभी कभी आपको वन लाइनर दे देगा, लेकिन पीसीएस, आरओ, यूपीएससी वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के विषय में थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। जैसे चारवाक दर्शन हो गया। चारवाक दर्शन ये नास्तिक और ज्ञान मार्गी प्रत्यक्ष दर्शन है। ये सारी बातें हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। चाहो तो आप यहां से इसे कट कर दो, चाहो तो आप इसे यहां से कट कर दो, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है विशेषताओं में। जन साधारण की भाषा में दर्शन का प्रचार प्रसार, ये भी बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट को भी आप काट दो, मत लिखो, क्योंकि हम सारा उसी में पढ़ चुके हैं। अब देखो, यही तो होता है। अब जो पीपीटी बना रहे थे, अगर मैं होता तो इसको कटवा देता, लेकिन मैं था नहीं, ये भी दो ऐड हो गया। तो इससे देखो और बोझा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 2 लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो ये सारी चीजें हम पीछे भी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो क्या जरूरत है, इसको कट करो, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके अनुसार आत्मा की मृत्यु हो जाती है, ये बात आपको जानते रहना चाहिए, इसको आप नोट कर सकते हो। यानी कि ये आत्मा व आत्मा में भी विश्वास नहीं करते, आत्मा भी निपट जाती है, शरीर के साथ साथ उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा चारवाक दर्शन कह रहा है। और ये कर्म फल और पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते। कर्म फल हो गया, पुनर्जन्म हो गया और मोक्ष की प्राप्ति वगैरह में ये लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कौन? चारवाक वाले, है ना। तो जैसे कर्म फल हो गया कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, जो आप कर्म करते हो उसी अनुसार फल मिलेगा, तो ऐसा ये सब कुछ नहीं मानते। ये लोग पुनर्जन्म में भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। मोक्ष वगैरह क्या होता है इनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है, इसके बारे में ये बिल्कुल भी विचार नहीं करते, इसके बारे में बिल्कुल भी ये मानते नहीं है। होता होगा मोक्ष वोक्ष, हम नहीं मानते, ऐसे चारवाक वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। समझ में आ गई बात? हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। संसार में दुख है, इस विचार से सहमत नहीं है। अब देखो भैया, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो गौतम बुद्ध जी का दर्शन है उस पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन उसका कारण और निवारण भी साथ साथ बताते हैं। तो उसी तरह से यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि संसार में दुख वगैरह है, इससे मैं सहमत नहीं हूं, है ना। तो ऐसा चारवाक वाले कह रहे हैं। तो यहाँ 1 और 2 बातें आपको जानते रहना है। ये 2 पॉइंट आप कट कर सकते हो, तुरंत कट कर दीजिए। अब देखो, यहां आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक या आजीवक संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो मक्खली गोसाल हैं। कौन है? मक्खली गोसाल हैं। मक्खली गोसाल महावीर स्वामी जी के समकालिक थे। और आप देखोगे जो इनका दर्शन है उसके आलोचक या उसके विरोधी के रूप में आप महावीर स्वामी और बुद्ध को रख सकते हो। मक्खली गोसाल और महावीर स्वामी जी साथ साथ कई जगहों पर तपस्या वगैरह किए थे। हालांकि इनके बीच में विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ गया कि मक्खली गोसाल ने महावीर स्वामी जी पर अटैक कर दिया, हमला बोल दिया मारने के लिए। हालांकि वह अटैक असफल हो गया, जान बच गई। तो ऐसा रिश्ता आप देख सकते हो मक्खली गोसाल और महावीर स्वामी जी के बीच में। तो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। आप एक बार इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, मजा आ जाएगा।
देखिए, जो मैंने कहानी सुनाया वही स्टोरी यहाँ लिखी गई है। मक्खली गोसाल महावीर स्वामी के समकालीन थे। इनके प्रति महावीर और बुद्ध दोनों आलोचक थे। किनके प्रति? मक्खली गोसाल के प्रति, है ना। तो मक्खली गोसाल के आलोचक आप कह सकते हो महावीर स्वामी जी, और बुद्ध भी थे। और पीछे कहानी मैंने सुना दिया। आप देखोगे पीछे आपने पढ़ा, एक था अक्रियावाद और मक्खली गोसाल का नियतिवाद। मक्खली गोसाल ने नियतिवाद का सिद्धांत दिया और अक्रियावाद। आप देखोगे ये दोनों विचार एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि अक्रियावाद और मक्खली गोसाल का नियतिवाद मोटे तौर पर कैसा है? एक जैसा है। कैसा है? एक जैसा है। जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि मानव आत्मा है एवं संसार में दुख है। इन दोनों में आपको यही बातें देखने को मिलेगी कि मानव आत्मा है एवं संसार में दुख है, कर्म फल के कारण पुनर्जन्म होता है, इसके अंत का उपाय मनुष्य के हाथ में नहीं है, भाग्य नियति में जो लिखा होगा वही होगा। अरे भैया, अब व्यक्ति मान लीजिए बैठ जाए और कहे कि मेरे भाग्य में तो गरीबी लिखी है, मेरे भाग्य में तो असफलता लिखी है, मेरे भाग्य में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा है, और उसी को मानकर व्यक्ति अगर बैठ जाएगा तो जीवन में कभी आगे बढ़ पाएगा नहीं ना। एक बार हार मिली फिर आगे बढ़ो। एक बार हार मिलती है तो व्यक्ति सोच लेता है मेरे भाग्य में तो सफलता लिखी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इसकी आलोचना कर सकते हो। तो इनके आलोचक के रूप में महावीर और बुद्ध मुझे सही प्रतीत होते हैं, है ना, क्योंकि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और आपने एक फिल्म देखी होगी मांझी जी की। वो कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसमें एक बात और कहते हैं कि भाग्य के भरोसे मत बैठिए, का पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो, है ना। हालांकि ये उसमें दूसरे संदर्भ में कही गई है, लेकिन मैं उसे दूसरे संदर्भ में ही कहूंगा। तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं, चाहे अक्रियावाद हो गया, चाहे मक्खली गोसाल जी हो गए, ये कह रहे हैं कि जो भाग्य यानी कि नियति में लिखा होगा वही होगा। ब्रह्मा जी ने जो लिख के दे दिया है भैया, घटना तो वही होगा। तो ये जो भाग्य में लिखा है वही होगा। तो बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो ऐसी चीजों को पढ़कर क्या होता है, मजा आता है, अच्छा लगता है ना। आया मजा? हाँ। इसी तरह से आप देखोगे कहीं ना कहीं छठी शताब्दी ईसा पूर्व कैसा बन रहा है, दार्शनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है? दार्शनिक बन रहा है। तो अगर आप देखोगे आजीवक संप्रदाय से संबंधित व्यक्तित्व, आजीवक संप्रदाय से संबंधित शासक या उसके संरक्षक या उसके रक्षक, तो आपको एक नाम मिलेगा बिंबिसार, बिंदुसार। आप ये भी ध्यान रखना कि बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। अशोक, दशरथ इत्यादि इत्यादि, है ना। तो मक्खली गोसाल के समकालीन थे, और जब समकालीन थे तो लगभग लगभग आप देखोगे जो उस टाइम के राजा हैं और जो उस टाइम धर्म या संप्रदाय अस्तित्व में आ रहे हैं, ये राजा लोग उन्हीं का संरक्षण, उन्हीं का रक्षण कर रहे हैं। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ व्यक्तित्व हैं जो आजीवक धर्म के संरक्षक के रूप में आगे आते हैं। वहीं आप अशोक को देखोगे तो अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय हेतु गुफा दान किया गया था। कहा? जो बराबर की पहाड़ी है उसमें एक गुफा दान किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और किसको गिफ्ट किया गया था, किसको दान किया गया था? तो भैया आजीवक संप्रदाय को। और ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले एक पेट नामक परीक्षा हुआ था, उसमें भी ऐसे फैक्ट जो है उठा के फेंक दिया था। आप पेपर उठा के देख सकते हो, है ना। तो ये आप देख सकते हो। अशोक के पौत्र, अशोक के पौत्र दशरथ होते हैं, जिनके द्वारा नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवकों को गुफा दान दिया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है।
फिर एक बात नोट में कही जा रही है कि महावंश ग्रंथ में यह कहा गया है कि आजीवक धर्म का प्रसार श्रीलंका में भी हुआ था। तो महावंश एक ग्रंथ है। महावंश क्या है? एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के बारे में अभी आप आगे भी पढ़ोगे, और जब मैं आपको कला एवं संस्कृति पढ़ाऊंगा, है ना, जब मैं आपको भारतीय, कौन सा, भारतीय कला एवं संस्कृति पढ़ाऊंगा, तब मैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इन ग्रंथों को भी पढ़ाऊंगा।